नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सीजी सेट और जो यूजीसी नेट होता है उसका पेपर वन का यहाँ पर निःशुल्क तैयारी आप लोगों का कराया जा रहा है। दोस्तों, आज ये देखेंगे हम लोग इस पेपर वन का क्लास नंबर 4। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 क्लासेस और प्रोवाइड करा चुका है। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा है तो वो सभी क्लासेस आप देखते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि थ्योरी के साथ हम लोग एमसीक्यू भी करते चल रहे हैं। जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं पहले ऑलरेडी सेट नेट में, उसे भी मैं आपको लेते चल रहा हूँ। और साथ ही साथ जो प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं कूट के आधार पर, कूट आधारित जो भी ट्रेंड चल रहा है उस पर भी हम प्रश्न करते चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये चौथा क्लास है दोस्तों। आप सभी को पता है सीजी सेट का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2026 को होने को है। मात्र आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 महीना बचे हैं दोस्तों। और हमने बताया है आपको कि इस सिलेबस में, पेपर वन के सिलेबस में दोस्तों, आप लोगों का 10 यूनिट्स हैं। कितना यूनिट्स हैं? 10 इकाई हैं दोस्तों। और 10 इकाई में हम हर इकाई को लगभग 6 से 7 दिन में ख़त्म करने का टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट को हम लोग लगभग आपका 6 to 7 डेज में टारगेट लेके चल रहे हैं ख़त्म करने का। थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। थ्योरी से हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं दोस्तों, और एमसीक्यू क्वेश्चंस हर एक टॉपिक का लगभग हम लोग 300 क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू कराते चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल 3000 एमसीक्यू हम यहाँ पर टोटल लगा लेंगे दोस्तों एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, अब बात आता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे दोस्तों। तो पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए दोस्तों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8962530503। हमें पता है कि लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं दोस्तों, और रिवीजन करना चाहते हैं बार बार, इसलिए आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली एट द ₹399। ठीक है, ये मात्र 100 लोगों के लिए ऑफर किया गया था दोस्तों कि प्रथम 100 लोग जो हैं 399 पे करेंगे, उसके बाद से ₹499 हो जाएगा। 100 लोग से अधिक लोगों ने अभी तक परचेस कर लिया दोस्तों, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पर भी अभी भी इसका प्राइस 999 रुपीज़ रखा गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही नॉमिनल है ना। ये जो आपके पीडीएफ्स हैं वो हर क्लास सेशन के बाद आपको दिया जाएगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर वन की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हम अपनी तरफ से आपको 90 प्लस मार्क्स यहाँ पर हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि हमारे इस पढ़ाए गए कंटेंट से आप लोगों को 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो 399 रुपीज़ बहुत बड़ा चार्ज नहीं दोस्तों। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कोचिंग में या ज्वाइन करेंगे कहीं भी, तो 2000 से अधिक रुपीज़ सब जगह का प्राइस है। हम सिर्फ और सिर्फ एडिटर के फीस के लिए 399 रुपीज़ ले रहे हैं। जो मैनेजमेंट है, जो पीडीएफ बना रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जो क्रिएट कर रहे हैं, है ना, मैनेज कर रहे हैं सभी चीज़ों को, उनको देना पड़ता है। इसलिए 399 रुपीज़ का मात्र शुल्क रखा है अभी। ठीक है, तो जिन्हें भी चाहिए होगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है दोस्तों, इस पर मैसेज करके पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ऑफर का जल्दी लाभ उठाएं दोस्तों। 3999 प्राइस है, इसके बाद मैनेजमेंट इसे 499 कर देगी। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर हम लोग 60 डेज का टारगेट लिए हैं, तो आपको 50 दिन में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो 50 से अधिक आपको नोट्स मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और ये नोट्स दोस्तों आप लोगों को थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही रूप में मिलेगा दोस्तों। जो थ्योरी पढ़ेंगे वो भी मिलेगा, और जो एमसीक्यू करेंगे वो भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसके आपके सिलेबस के अनुसार हम वन लाइनर तैयार कर रहे हैं, है ना, वन लाइनर, इसे भी आप लोगों को देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी तैयार हो रहा है दोस्तों। थ्योरी और एमसीक्यू क्लासेस जैसे होते चलेंगी वैसे आपको मिलते जाएगा। जैसे अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी बाय किए हैं उनको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया गया है। आज का ये सेशन है, ये क्लास नंबर 4 है दोस्तों। पेपर वन की यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयारी कराई जा रही है, वो भी निःशुल्क है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए आपको चार्ज किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ बैठ करके डायरेक्टली नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, या फिर जो लोग बहुत बार रिवीजन करना चाहते हैं, बार बार वीडियो नहीं देखना चाहते, एक बार देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और उसके बाद वो पीडीएफ के माध्यम से, है ना, प्रिंट आउट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं वो, या आपका पीडीएफ के माध्यम से ही बार बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, तो अपना समय बचा सकते हैं। वैसे भी सभी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं आज की डेट में, तो वो लोग बाय कर सकते हैं दोस्तों। ओनली 399 रुपीज़ हैं। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये जो मटेरियल है वो आपके नेट में भी काम आएगा दोस्तों। यूजीसी नेट या सीएसआई नेट होता है, उसमें भी ये कंटेंट आपके काम आएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है दोस्तों यहाँ पर। और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक बुक का निचोड़ नहीं है, हम 2-3 बुक रेफरेंस लेके चल रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ इंडिया में जहाँ भी आपके सेट का एग्जाम हुआ है और जितने भी नेट के एग्जाम हुए हैं, वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको कंपाइल करके पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपके क्वेश्चंस बन जाएं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं, और यदि कूट वाले भी प्रश्न आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी बन जाएगा।
ठीक है। तो चलिए सभी चीजें इसमें बता दी गई हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्वायत्त विकास स्तर जिसे बोलते हैं ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल का मुख्य फोकस क्या होता है। शिक्षण के स्वायत्त विकास स्तर जो होते हैं ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल, इसका मुख्य फोकस क्या होता है। ऑप्शन ए शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, छात्र की अपनी भावनाओं, संवेगों और स्वतः अधिगम का विकास, या फिर कठिन नियमों को याद करना, या केवल परीक्षा की तैयारी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्र की अपनी भावनाओं, संवेगों और स्वतः अधिगम का विकास। देखिए स्वायत्त विकास स्तर जिसको बोलते हैं ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल, ये शिक्षण और अधिगम का एक छात्र केंद्रित क्या है दोस्तों रूप है, जिसमें शिक्षक का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है और छात्र अपनी जो आंतरिक क्षमताओं में ही उसके मतलब माध्यम से ही वह स्वतः सीखते हैं। ठीक है। और उनकी क्षमता क्या है दोस्तों, यहाँ पर उनकी भावना, संवेग और वो स्वतः अधिगम का विकास कर लेते हैं, इसलिए ये ऑटोनोमियस डेवलपमेंट का मुख्य फोकस है, याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ऑटोनोमियस डेवलपमेंट लेवल जो है दोस्तों, ये एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है और इसमें पूरी तरह से विद्यार्थी की स्वतंत्रता और उसकी खुद की सोच पर जोर दिया जाता है। इसमें शिक्षक का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, ना के बराबर होगा। इसमें वो शिक्षक कोई निर्देश, दबाव या विचार छात्र पर थोपते ही नहीं है, जबरन का। ठीक है। और इसमें आंतरिक प्रेरणा, ये छात्रों में खुद से सीखने की क्या होती है दोस्तों, भावना, बौद्धिक विकास, उसके प्रकार से वो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। नॉलेज अनुप्रयोग, ज्ञान अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसको बोलते हैं वैल्यूइंग, अनुमूल्यन। ठीक है। देखिए जो आपके बेंजामिन ब्लूम थे, उनकी जो टेक्सोनॉमी थी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से आप जानते हैं जिसे, उनके अनुसार जो जो आपका अवमूल्यन है, जिसको बोलते हैं वैल्यूइंग, अनमूल्यन, ये शिक्षण का संज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं होता है। अनमूल्यन जो है वास्तव में क्या है, आपका भावात्मक उद्देश्य है, अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है, जो छात्र के दृष्टिकोण या उनके मूल्यों या भावनाओं से जुड़ा होता है। तीनों ही दोस्तों संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के उद्देश्य हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेथवॉल और ब्लूम द्वारा जो प्रतिपादित भावात्मक क्षेत्र, क्रेथवॉल और ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए रिसीविंग है, कैरेक्टराइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, रिस्पॉन्डिंग है। तो जो लास्ट वीडियो में कराया था वो शिक्षण ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो टीचिंग लेवल है वो बताया था दोस्तों, जिसमें हम देखे थे नॉलेज देखे थे, एप्लीकेशन देखे थे, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये सभी देखे थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का आपका वो लेवल ऑफ टीचिंग में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर रहा है क्रेथवॉल और ब्लूम द्वारा जो प्रतिपादित भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन का उच्चतम स्तर पूछ रहा है दोस्तों। अग्रहण जिससे बोलते हैं रिसीविंग, चरित्रकरण, कैरेक्टराइजेशन, संगठन, या फिर अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चरित्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं दोस्तों। भावात्मक क्षेत्र में कुल 5 स्तर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वर्गीकरण जो है व्यक्ति के जीवन में किसी मूल्य या आदत को अपनाने के सबसे निचले स्तर से लेकर के सबसे ऊंचे स्तर तक जाता है दोस्तों। ठीक है। अब ये 5 स्तर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों रिसीविंग। ठीक है, याद रखेंगे रिसीविंग होता है। रिसीविंग के बाद आप देखेंगे दूसरा जो स्तर है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग है। रिस्पॉन्डिंग के बाद आप देखेंगे वैल्यूइंग है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं अनमूल्यन। अभी आपको पढ़ाया था पहले वाला क्वेश्चन में, वो था दोस्तों अनमूल्यन। के बाद आप देखेंगे कि आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और अंत में आता है दोस्तों आपका कौन सा, चरित्रीकरण, जिसे बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका 5 आपका अफेक्टिव डोमेन। कितने होते हैं दोस्तों, 5। रिसीविंग करना, रिसीविंग मतलब हो गया आपका क्या, आग्रह या ध्यान देना। हिंदी में भी आपको यहाँ लिख देता हूँ, आग्रह, ये आपका ध्यान देना हो गया। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग जो है आपका अनुक्रिया करना, अनुक्रिया हो गया रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। वैल्यूइंग अनमूल्यन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो गया, और कैरेक्टराइजेशन मतलब कि चरित्रीकरण हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 5 आपके भावात्मक क्षेत्र जो कि क्रेथवॉल और ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गगने के अधिगम पदानुक्रम लर्निंग हायरार्की में समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का किस स्थान पर आता है दोस्तों। ठीक है, गगने के अधिगम पदानुक्रम जो होते हैं लर्निंग हायरार्की में समस्या समाधान सॉल्विंग किस स्थान पर आता है, सबसे निचले स्तर पर
मध्य स्थान पर, सबसे सर्वोच्च स्थान पर या दूसरे स्थान पर। देखिए थ्योरी की क्लासेस आपको जरूर से कम मिलेगी, लेकिन एमसीक्यू क्लासेस से ज़्यादा ही मिलेगी। लेकिन एमसीक्यू में भी हम हर एक क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ यहाँ पे पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। आप जैसे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बता सकता था, लेकिन मैं इफेक्टिव डोमेन पांचों डोमेन को बताया हूँ। तो थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपका सभी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए समस्या समाधान इसका सबसे पूछ रहा है कि कौन से स्थान पर आता है, तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे सर्वोच्च स्थान पर आता है, जो कि आपका उच्चतम यानी 8वें स्थान है दोस्तों। समस्या समाधान, ये देखिए पहला चीज तो जो रॉबर्ट गगने हैं, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट गगने। ठीक है, ये अधिगम के पदानुक्रम लर्निंग हायरार्की में सबसे उच्च स्थान पर किसको बताया है, आपका 8वें स्थान पर, सबसे सर्वोच्च स्थान पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ठीक, अब समस्या समाधान अधिगम क्या है, सिद्धांत की समझ देखिए। पहला चीज, गगने के अनुसार समस्या समाधान का अर्थ केवल किसी प्रश्न का उत्तर खोजना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है नियमों का आपका संयोजन। छात्र पहले से जो नियम सीख चुके हैं, है ना, या फिर सीखे गए दो या दो से अधिक जो नियम है, उसको आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं दोस्तों, नई परिस्थिति में प्रयोग करते हैं। ठीक है, या आपका स्थायी अधिगम में जब छात्र खुद से किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, तो उसकी सोचने की जो क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है उसमें, और वह सीख हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको 8वां स्तर बता सकता हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो समझिए कि गगने के सीखने के जो सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के क्रम में उन्होंने सजाया दोस्तों, जमाया है इसको। समस्या समाधान कहाँ टिकता है, इसे आप इस सीढ़ी में पूरी तरीके से समझ लेंगे। पहला होता है दोस्तों, याद रखेंगे, आपका संकेत। ठीक है, संकेत आपका अधिगम, संकेत अधिगम हो गया, सिग्नल लर्निंग। ठीक है, देखिए जो लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं वो लोग डायरेक्ट पीडीएफ बाय करके पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा की पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्रिंट आउट करके बार बार उसको रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते, जो लोग पीडीएफ के माध्यम से बार बार रिविजन करना चाहते हैं। वैसे भी 50 से अधिक क्लासेस यहाँ पर होंगी, डेली के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 15 से 20 सितंबर में हमारा टारगेट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जिनके पास समय का अभाव है, जिनके पास समय की कमी है, वो नोट्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको बता दिया हूँ दोस्तों। और एक प्रकार से यहाँ पे हम पूरी निःशुल्क आपको सेवा दे रहे हैं दोस्तों। हर एक चीज़ को यहाँ पे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग है पीडीएफ फाइल्स के लिए, जो कि कंटेंट क्रिएटर को दिया जाता है, जो लोग टाइप करते हैं, जो लोग वहाँ पर बैठ करके पीडीएफ क्रिएट करते हैं, जो लोग हर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये पैसा दिया जाता है। इसलिए आप लोग यदि पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं दोस्तों, ऑप्शनल है आपके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, याद, सिग्नल लर्निंग क्या है, तो शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको हम लोग, आप लोग को सीडीपी वगैरह आपने पढ़ा होगा पहले। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल था, जैसे घंटी बजने पर स्कूल की छुट्टी समझना, या घंटी बजने पर ही क्या होता था, जैसे कुत्ते का सलाइवा आपका आना। पावलो का जो आपका थ्योरी था शास्त्रीय अनुबंधन का, है ना, उसमें सिग्नल लर्निंग सीखे थे दोस्तों। तो ये हो गया संकेत अधिगम सबसे पहले। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है, जिससे बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक। ठीक है, जिन्हें अगर सीडीपी की भी तैयारी करना होगा शिक्षक भर्ती के लिए, वो भी जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसकी भी क्लासेस हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टिमुलस। शिक्षक भर्ती के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3, ठीक है, इसकी तैयारी हमारे इस चैनल पर निःशुल्क कराई जाएगी। तो जो लोग आपके मित्र हैं या आपके दोस्त हैं या आप स्वयं करना चाहते हैं तैयारी, तो उन्हें बता दीजिएगा और आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों। तीसरा जो है आपका श्रृंखला, श्रृंखला अधिगम बोलते हैं, मतलब कि आपका चेनिंग, चेनिंग लर्निंग। देखिए हमने शुरुआत में एक दो जो शुरुआत के लेक्चर्स थे जिसमें एमसीक्यू किए, वो हमने नॉर्मली आपको क्वेश्चंस को किए डील। इसके बाद जो है जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते जा रहे हैं, सब्जेक्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, उसके थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी ना छूटे। जो प्रश्न आए हुए हैं आपके नेट सेट में, उसको भी लिया जा रहा है, और जो आ सकते हैं दोस्तों उसे भी पढ़ाया जा रहा है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात और, जो लोग भी पीडीएफ बाय किए हैं दोस्तों, जो लोग भी खरीदे हैं अभी तक का, 100 से अधिक लोगों ने खरीद लिया अभी तक, तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर से वीडियो देखिएगा। पीडीएफ के भरोसे ही मत रहिएगा, आप वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपके पास जो पीडीएफ है दोस्तों, उसमें आप लोग अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलेंगे, साथ ही साथ उसको बार बार रिविजन करने के लिए आप लोग यूज़ करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जाती हैं जो कि आपको पीडीएफ में आप मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है,
चौथा है दोस्तों शाब्दिक सहचार अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ठीक है, जिसे बोलते हैं आपका वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन, ठीक। अब उसके बाद इसमें शब्दों और नामों को जोड़ करके याद रखते हैं। श्रृंखला अधिगम में आपको बताना भूल गया था, इसमें कामों को एक क्रम में रखते हैं और जैसे कि आपको मान लीजिए साइकिल चलाना या उसके स्टेप्स को याद रखना, कैसे कैसे मूव करना है, ठीक है। लर्निंग हायरार्की की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अधिगम पदानुक्रम की बात चल रही है दोस्तों, गगने रॉबर्ट गगने के समस्या समाधान 8वें पॉइंट पर है, ठीक है। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिएगा, विभेदीकरण अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, जिसे बोलते हैं दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है। 6वां पॉइंट को देखिएगा, ये है आपका अवधारण अधिगम, अवधारणा अधिगम, जिसे बोलते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट लर्निंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों से, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश देखें, जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में समझ सकते हैं। अगला है सिद्धांत अधिगम, जिसको बोलते हैं रूल लर्निंग भी बोलते हैं, सिद्धांत अधिगम, नियम अधिगम जिसे भी बोलते हैं, रूल लर्निंग या लॉ लर्निंग। और 8वां पॉइंट आपको पता ही है कौन सा है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, ठीक। ये सर्वोच्च स्तर है, ठीक है। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रोगॉजी, एंड्रोगॉजी विज्ञान कला है बच्चों को पढ़ाने का, वयस्कों को पढ़ाने का, दिव्यांगों को पढ़ाने का या केवल महिलाओं को पढ़ाने का। एंड्रोगॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। देखिए तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वयस्कों को पढ़ाने का है, एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए दोस्तों ये आपका एंड्रोगॉजी विज्ञान और कला है, ठीक है। अब देखिए ये वयस्क जो है एडल्ट्स हैं, उनको सिखाने का एक तरीका है, सिद्धांत है और रणनीति है। इनको पढ़ाने का जो विज्ञान और कला है, इसमें थ्योरी रटने के बजाय आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है, समस्या का समाधान है और जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एंड्रोगॉजी आपका वयस्क जो है एडल्ट्स लर्नर हैं या फिर आपके मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो लोग अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं या आपका कामकाजी कर रहे हैं या उन्हें कैसे सिखाया जाए, ये विज्ञान इसी पर काम करता है, ठीक है। जबकि आपको पता है इसके विपरीत जो है आपका बच्चों को पढ़ाने का जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, पेडागॉजी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो आपका पेडागॉजी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडल्ट्स, एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए एंड्रोगॉजी विज्ञान या कला का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है किशोर शिक्षार्थियों में किस प्रकार की नैतिक सोच जो मोरल थिंकिंग पाई जाती है वो होती है। इसमें किशोर शिक्षार्थी में केवल पुरस्कार और दंड पर आधारित, अमूर्त सिद्धांतों और सामाजिक समझौतों पर आधारित, पूरी तरह माता पिता पर आश्रित या नैतिक सोच का पूर्ण अभाव। तो जो किशोर शिक्षार्थी हैं दोस्तों, उसमें आपकी मोरल थिंकिंग कौन सी पाई जाएगी, अमूर्त सिद्धांत और सामाजिक समझौते पर आधारित होती है, ठीक है। जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग हैं और आपके जीन पियाजे हैं, ये मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के अनुसार, है ना। आपके जो किशोर शिक्षार्थी हैं, किशोर शिक्षार्थी का एज क्या होता है दोस्तों, 12 से 18। किशोर शिक्षार्थी कहने का मतलब है एडोलसेंट लर्नर्स, ठीक है। तो इनका उम्र लगभग 12 से 18 साल होता है और ये मुख्य रूप से आपके पारंपरिक नैतिक सोच जो आपकी कन्वेंशनल मोरल थिंकिंग और स्वायत्त नैतिकता जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी पाई जाती है इसमें। इस एज में बच्चा केवल आपका सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि जो सामाजिक नियम, रिश्ते और समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर सही और गलत का फैसला करते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसलिए अमूर्त सिद्धांतों और सामाजिक समझौतों पर आधारित ये आपका मोरल थिंकिंग होती है। अगला प्रश्न है क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की क्या विशेषता होती है। वे अकेले और स्वतंत्र रूप से पढ़ना पसंद करते हैं, वे सामाजिक संदर्भ, शिक्षक के मार्गदर्शन और समूह कार्य पर अधिक निर्भर होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्य करना अच्छा लगता है या फिर वह किसी की मदद नहीं लेते। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह सामाजिक संदर्भ, शिक्षक के मार्गदर्शन और समूह कार्य पर अधिक निर्भर होते हैं। फील्ड डिपेंडेंट है दोस्तों, क्षेत्र निर्भर है ये, है ना। क्षेत्र निर्भर जो आपके शिक्षार्थी है, वह ऐसे छात्र होते हैं जो जानकारी को समझने, सीखने और निर्णय लेने के लिए अपने आसपास के जो वातावरण है या कोई कंटेक्स्ट है, संदर्भ है या आपका सामाजिक संकेत है, उस पर ही अधिक निर्भर होते हैं।
सही बात बोले तो इसमें मतलब आपका जो सरल शब्दों में कि छात्र किसी भी विषय को अलग थलग करने के बजाय उसे पूरे परिवेश जो आपका ग्लोबल या उसका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ ही जोड़ करके देखते हैं, है ना? जिसमें आपका सामाजिक सहयोगात्मक स्वभाव आता है, सोशल ओरिएंटेड होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है? दूसरों की भावनाओं, विचारों और चेहरों के हाव भाव के प्रति बहुत ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही आपका बाहरी प्रेरणा और जो फीडबैक इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है? साथ ही साथ आपके मानवीय और जो सामाजिक विषय होते हैं उसमें बहुत रुचि होती है। ठीक। नेक्स्ट है क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करते हैं? शिक्षक द्वारा दिए गए विस्तृत सामाजिक निर्देशों का पालन या फिर विश्लेषणात्मक रूप से अकेले काम करना और तथ्यों को स्वयं खोजना, समूह चर्चा में ही केवल भाग लेना या पढ़ाई से दूर भागना। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो विश्लेषणात्मक रूप से अकेले काम करना और तथ्यों को स्वयं खोजने पर ये इनको पसंद करते हैं, ठीक है, काम करना ऐसा पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मैं अभी आपको बताया हूँ कि क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं वो बहुत अधिक आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने डिपेंडेंट देखा है दोस्तों। ध्यान रखें कि इंडिपेंडेंट कौन होगा? जो विश्लेषणात्मक रूप से अकेले काम करना और तथ्यों को स्वयं खोजेंगे, बहुत अधिक आत्मनिर्भर होते हैं ये खुद पर ही, और वो किसी बाहरी वातावरण या शिक्षक के सामाजिक निर्देशों पर निर्भर नहीं रहने के बजाय अपनी खुद की आंतरिक क्षमताओं और जो उनकी खुद की तार्किक सोच है उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषता होती है? सहयोग की भावना, ध्यान अवधि अटेंशन स्पैन और स्मृति क्षमता, या दूसरों के प्रति सहानुभूति या धार्मिक विश्वास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्यान अवधि अटेंशन स्पैन और स्मृति क्षमता। देखिए संज्ञानात्मक विशेषता जिसको कॉग्निटिव आपका विशेषताओं का संबंध देखिए हमारे जो मस्तिष्क बुद्धि सोचने समझने या याद रखने या ध्यान केंद्रित करने की क्षमताओं से होता है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, कॉग्निटिव विशेषता होता है जो संज्ञानात्मक विशेषता, उसका संबंध आपके बुद्धि से होता है, मुख्य रूप से मस्तिष्क से होता है ना। और इसमें ध्यान अवधि और स्मृति क्षमता पूरी तरह से संज्ञानात्मक विशेषता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में मस्तिष्क उद्दीलन जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना विधि का उपयोग क्यों करता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्दीलन ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग क्यों करता है? छात्रों को चुप कराने के लिए, छात्रों में रचनात्मक और नए विचारों को सृजन बढ़ावा देने के लिए, केवल गृह कार्य की जांच के लिए, या कक्षा से बाहर जाने के लिए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में रचनात्मक और नए विचारों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए। मस्तिष्क उद्दीलन विधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में दिमाग को सक्रिय करना या कसरत कराना या उन्हें किसी समस्या पर स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर के नए और अनोखे विचार सोचने के लिए क्या करना होता है? प्रेरित करना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावक तत्व रूप में सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षण प्रभावक तत्व के रूप में सहायक सामग्री जो होते हैं सपोर्ट मटेरियल या टीचिंग टूल्स जिसे बोलते हैं, इसकी प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? इसकी उच्च लागत पर, इसके आकर्षक रंगों पर, इसके विषय वस्तु और शिक्षण उद्देश्यों के साथ प्रासंगिकता पर, या इसकी उपलब्धता पर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसकी विषय वस्तु और शिक्षण उद्देश्यों के साथ प्रासंगिकता पर। शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है सपोर्ट मटेरियल या टीचिंग एड्स या टीचिंग टूल्स भी बोलते हैं इसे, तभी प्रभावी और सफल मानी जाएगी जब वह सीधे तौर पर उस पार्ट जो आपका कंटेंट है और जो उसका उद्देश्य है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उससे जुड़ी हो। शिक्षक छात्रों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो उसको सिखाना चाहते हैं टीचर उसको, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है यदि किसी संस्था का शैक्षिक वातावरण जो कि एकेडमिक एनवायरनमेंट है ये लोकतांत्रिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रधानाचार्य सभी निर्णय अकेले लेते हैं, शिक्षकों और छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और नवाचार की स्वतंत्रता होती है, ऑप्शन सी कक्षाएं कभी नहीं लगती या केवल परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिक्षकों और छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, अपने नवाचार की स्वतंत्रता होती है। शिक्षा में जो लोकतांत्रिक वातावरण है जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, इसका अर्थ ऐसे माहौल से है जहाँ समानता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होती बल्कि हर स्तर पर आपका सहभागिता, पार्टिसिपेशन होता है, इसी को महत्व दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक केंद्रित पद्धति का एक बड़ा दोष होता है? दोष, ठीक है, ये समय बचाती है, ये बड़े समूहों के लिए उपयोगी है, या छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक को दबा देती है, या इसमें पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है? तो साफ साफ इसका आंसर सी होगा दोस्तों।
क्योंकि ये छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता दोनों को दबा देता है। जब अध्यापक केंद्रित होता है, जहाँ पे आपका टीचर, जैसे आपका लेक्चर मेथड हो गया है ना, इसमें अध्यापक केंद्रित हो, टीचर सेंटर्ड हो गया, जैसे कि व्याख्यान मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर मेथड हो गया। या इसका जो सबसे बड़ा दोष क्या है, इसका डिसएडवांटेज कि बच्चे जो हैं आपका आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक दोनों को क्या है इसमें दबा दे रहे हैं। बच्चे में नो क्रिएटिविटी, है ना, इसके में खुद आपका थिंकिंग जो है, आपका तार्किक चिंतन नहीं कर सकता। अगर अध्यापक लेक्चर ही देते जाएगा, एक्टिव कौन होगा यहाँ पर? एक्टिव पर्सन टीचर रहेगा और इनएक्टिव पर्सन कौन रहेगा? चाइल्ड रहेगा, है ना। तो चाइल्ड पैसिव लिसनर हो गया एक प्रकार से, उसे खुद सोचने, सवाल करने या कुछ नया करने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट है परिचर्चा विधि, जिसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड, को किस श्रेणी में रखा जाता है? अध्यापक केंद्रित पद्धति, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, केवल ऑफलाइन पद्धति, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों इसका शिक्षार्थी केंद्रित मिश्रित पद्धति, जिसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना। शिक्षा केंद्रित या आपका मिश्रित पद्धति जो है मुख्य रूप से शिक्षार्थी केंद्रित होती है या छात्र केंद्रित पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का रूप में मौजूद रहता है दोस्तों, लेकिन केंद्र में कौन रहता है? आपका छात्र रहेगा, जो आपस में विचार आदान प्रदान करेंगे और सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक, तो डिस्कशन करके बच्चे आपस में सीख रहे हैं, लेकिन टीचर वहाँ पर रहता है, लेकिन वो एक मार्गदर्शक रूप में काम करता है। तो इसलिए ये शिक्षार्थी केंद्रित या मिश्रित पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म का संचालन। स्वयं प्लेटफॉर्म का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केवल विदेशी विश्वविद्यालयों के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार और AICTE द्वारा, NPTEL, IIT आदि के सहयोग से, केवल निजी कोचिंग के संस्थानों के द्वारा, या यूनेस्को के द्वारा। तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और AICTE। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म का संचालन मुख्य रूप से आपकी भारत सरकार ही करती है, जो कि आपका शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। अभी आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, वो कितने हाईलाइट हैं अभी, है ना। आपका नीट का जो मुद्दा चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं क्या स्थिति है वहाँ पे, सिस्टम की बहुत बड़ी इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, ये आपका, मैं इस मुद्दे पे नहीं आऊँगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसे तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आपका जो AICTE, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और IIT जो जैसे मद्रास हो गया, इनके साथ मिल करके विकसित किया है। ठीक है, और ये भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है जो देश के हर नागरिक तक मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करा रही है। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा उसको ऑप्शन गलत ले लिया था, और यहाँ आप देख लेंगे थोड़ा सा। और स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग, इसका आंसर है दोस्तों। ठीक, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग्स। ठीक है, मूल्य सिद्धांत शिक्षा नीति के 3 मुख्य स्तंभों, जैसे आपके मैं 3 स्तंभ कौन कौन से है ये देखिए। शिक्षा का जो स्तंभ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वो दूसरे वाले आपके यूनिट में, पर फिर भी बता देता हूँ। जो शिक्षा नीति का 3 मुख्य स्तंभ है, जो है आपका पहुँच है, समता है और गुणवत्ता। जैसे को बोलते हैं पहुँच मतलब हो गया आपका एक्सेस हो गया, समता मतलब हो गया आपका इक्विटी, और तीसरा जो है आपका वो है गुणवत्ता, जिसे बोलते हैं आपका क्वालिटी। ठीक है, ये तीनों ही प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है, किसको? आपको स्वयं को। और इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च बोले तो 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों, लॉन्च। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। स्वयं प्रभा के चैनल किस उपग्रह के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं? इसको मैं आपको पढ़ाया था दोस्तों, GSAT-15 इसका सही आंसर है। और स्वयं प्रभा में अभी आपके 40 DTH चैनल हैं दोस्तों। 40 DTH चैनल में आपका 40 DTH चैनल में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। स्वयं प्रभा क्या है? जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जिसके तहत 24/7, जिसको बोले थे 24 घंटा 7 दिन डायरेक्ट टू होम DTH, जिसको बोलते हैं DTH का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, डायरेक्ट टू होम होता है दोस्तों DTH, है ना। तो यहाँ पर 24 घंटा आपको टेलीविजन चैनल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले जो आपके शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, और इसको GSAT आपके जो 15 सैटेलाइट है इसके माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूक के 4 चतुर्थांश, जिसे 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक के 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट्स में कौन सा शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, स्वयं मूल्यांकन, या शारीरिक प्रयोगशाला, जिसे फिजिकल लैब वर्क भी बोलते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आपके बारे में बता दिया हूँ दोस्तों। 4 चतुर्थांश ये भी जान लेते हैं आज। पहला हो गया दोस्तों
देखिए, तो पहला जो आपका चतुर्थांश है जिसे क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, उसमें है आपका ई ट्यूटोरियल्स। कौन सा? ई ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ई ट्यूटोरियल्स। इसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स शामिल होते हैं और एनिमेशन, सिमुलेशन और वर्चुअल लैब के जरिए शिक्षक विषय को समझाते हैं। ठीक। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें बोलते हैं ई कंटेंट। ई कंटेंट। ठीक है, इसमें आपका पठन सामग्री जो होता है, रीडिंग मटेरियल होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक्स होती हैं, ई बुक्स, पीडीएफ, या आपका शोध पत्र हो गया, डिजिटल संसाधन जिन्हें छात्र डाउनलोड प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग हमारा ये भी पीडीएफ बाय करके प्रिंट आउट लेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है वो डिस्कशन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? डिस्कशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, डिस्कशन फोरम। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, जहाँ पर अब छात्र जो कोर्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेटर जो आपके साथ में होते हैं, उनके सहयोगी कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और उन्हें अपने डाउट्स जो होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। चौथा जो होता है वो है आपका सेल्फ असेसमेंट, जिसको बोलते हैं स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट जो हो गया सेल्फ, इसमें छात्र जो परखते हैं, है ना, जो इसमें क्या मतलब आपका टेस्ट होता है, क्यूज होता है, असाइनमेंट मिलता है, एमसीक्यू मिलता है और टेस्ट और शॉर्ट्स आंसर इसके लिए दिए जाते हैं दोस्तों। तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके मूक के मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के, जिसमें ई ट्यूटोरियल्स है, ई कंटेंट है, डिस्कशन फॉर्म है और आपका सेल्फ असेसमेंट। तो इस हिसाब से इसमें जो शामिल नहीं है दोस्तों, देखिए वीडियो तो शामिल है, पढ़ने योग्य सामग्री भी है, क्यूज भी, टेस्ट भी है, लेकिन शारीरिक प्रयोगशाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, परीक्षा में प्रश्न किया जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अधिगम जिसे ब्लेंडेड लर्निंग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है ना। मिश्रित अधिगम अर्थात ब्लेंडेड लर्निंग, इसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन सा करता है? केवल पारंपरिक कक्षाओं को उपयोग, केवल पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई, पारंपरिक आमने सामने के शिक्षण और ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण का संयोजन, या बिना शिक्षक के पढ़ाई। तो इसमें ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहा है, सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन सा कर रहा है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पारंपरिक आमने सामने के शिक्षण और ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण का संयोजन होता है। ठीक है, इसे आप देखिए सरल शब्दों में कहें हाइब्रिड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग एक प्रकार का क्या होता है आपका? हाइब्रिड लर्निंग होता है। अब हाइब्रिड लर्निंग क्या होता है? हाइब्रिड लर्निंग, इसमें छात्र क्लासरूम में शिक्षक के सामने बैठकर भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर या मोबाइल ऐप के जरिए भी डिजिटल माध्यम से भी सीखते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग की मुख्य विशेषता यही है, दोहरे माध्यम का मेल। ठीक है, छात्र इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, छात्र अपनी गति से ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं और डाउट्स क्लासरूम में पूछ सकते हैं, जैसे आप अभी यहाँ पर प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना। दूसरा, इसमें आपका बिना शिक्षक के पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक की उपस्थिति इसमें जरूरी है दोस्तों। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन और व्यक्तिगत सहायता देने में बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी ये पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिमुलेटेड शिक्षण सामग्री, सिमुलेटेड टीचिंग सपोर्ट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना, विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर का वर्चुअल लैब का उपयोग, या फिर केवल किताब से पढ़ना, या चार्ट पेपर दिखाना। देखिए, सिमुलेटेड टीचिंग सपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर का वर्चुअल लैब का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। देखिए, सिमुलेटेड शिक्षण सामग्री क्या होता है? जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब ही होता है जो आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से वास्तविक जैसा माहौल तैयार करना। ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो उस चीज़ को बताए वहाँ पे। इसका उपयोग तब किया जाता है जब असली वातावरण में ट्रेनिंग देना बहुत खतरनाक हो, खर्चीला हो या असंभव हो। जैसे कि आपका एक पायलट सीधे असली हवाई जहाज देकर आसमान में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए उन्हें पहले कंप्यूटर आधारित फ्लाइट सिमुलेटर में बिठाया जाता है, जो बिल्कुल असली कॉकपिट जैसा दिखता है और उनको महसूस होता है, और वैसे डिस्प्ले लगा दिया जाता है जैसे आप इस पे हवा में हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है? परीक्षा का बहुत कठिन होना, अलग अलग समय पर या अलग अलग जांचकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन करने पर भी अंकों को निरंतरता समानता होना, परीक्षा का केवल एक ही प्रश्न होना, या उत्तरों का बहुत लंबा होना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग समय पर अलग अलग जांचकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन करने पर भी अंकों के निरंतरता समानता होना। ठीक है, विश्वसनीयता को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर यदि एक छात्र की जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब आंसर शीट है, उसको आज जांचा जाए और उसे 50 में से 40 नंबर दे देते हैं, फिर उसी पुस्तक को 10 दिन बाद या किसी दूसरे शिक्षक के द्वारा जांच करवाया जाता है, तो भी उसे 40 या उससे बिल्कुल आसपास का नंबर मिलता है, तो उसे परीक्षा का मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कहते हैं।
माना जाएगा, है ना। अगर हर बार नंबर बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं तो वह परीक्षा विश्वसनीय नहीं होती है। जैसे अभी एक नीट का केस हुआ था, अभी नीट में एक लड़की को समथिंग 500 कुछ नंबर मिला था। उसने दावापत्ती कराया कि उसको मार्कशीट में नंबर आगे पीछे है, मतलब क्रमांक जो आगे पीछे है। दावापत्ती करने के बाद उसका फिर से रीटोटल करने के बाद उसको 167 समथिंग नंबर दिया गया दोस्तों। तो ये रिलायबिलिटी नहीं है। जबकि उसका कहना था कि जिस प्रकार से उसने आंसर लगाया है, उसके पास ओएमआर शीट है, उसके हिसाब से उसका 600 से प्लस अधिक नंबर बन रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, गलत हुआ दोस्तों। अनफेयर टाइप का आपका सिस्टम ने काम किया, तो रिलायबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हो गई। तो इसीलिए अभी क्या आक्रोश है, आप जानते हैं। ये अभी त्वरित एग्जांपल दे रहा हूँ, तुरंत का एग्जांपल दे रहा हूँ, हाल ही में आप सब समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। ओएमआर शीट में सीरियल नंबर ही गलत दिया हुआ था, उसने उसके हिसाब से फिर भी लगाया सही। उसका 600 से अधिक नंबर बन रहा था, लेकिन चेकिंग के बाद उसका 520 के आसपास बन रहा था। उसने दावापत्ती किया तो उसको काट करके नंबर 167 कर दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत था दोस्तों। ठीक, तो ये आपका रिलायबिलिटी नहीं था। और अलग अलग समय पर अलग अलग जांचकर्ताओं के द्वारा मूल्यांकन करने पर भी अंकों की निरंतर समानता होती है, तो उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया में वैधता। वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है, परीक्षा का सुंदर दिखना, परीक्षा उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे जिसे के लिए उसे बनाया गया है, या फिर परिणाम का हर बार बदलना, या छात्रों का खुश होना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। वैलिडिटी का मतलब ही यही है दोस्तों, है ना। सरल शब्दों में समझे, यहाँ पर वैधता का मतलब है कि परीक्षा का सच्चा या उद्देश्यपूर्ण होना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि शिक्षक छात्रों के गणित की गणना करने के लिए क्षमता का टेस्ट लेना चाहता है। एक मैथ्स टीचर क्या कर रहा है, छात्रों की क्षमता का टेस्ट लेना चाह रहा है कि उनसे कितना पता है ये चीज़। लेकिन टेस्ट पेपर में सवाल इतने कठिन और घुमावदार हिंदी या अंग्रेजी शब्द में लिखे हैं कि छात्र गणित जानते हुए भी भाषा ना समझ पाने के कारण फेल हो जाते हैं। यहाँ टेस्ट गणित की क्षमता के बजाय भाषा की समझ को मापने लगा, इसलिए टेस्ट वैध नहीं माना जाता, क्योंकि इससे आपने मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं होता। और वर्तमान समय में आपके देखेंगे इतने जटिल प्रश्न बनाया जा रहा है कि आपका मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है, या आपका मान लीजिए साइंस का पेपर है, या मैथ्स का ही है, उसमें इतना ज़्यादा घुमावदार प्रश्न कर दिया जा रहा है कि इंसान वहीं पर फंस जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की वैलिडेशन वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चीज़, जैसे मैथ्स का टेस्ट लिया जा रहा है, तो मैथ्स के कैलकुलेशन का ही टेस्ट होना चाहिए, मैथड का टेस्ट होना चाहिए, ना कि उसके क्वेश्चन का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सत्रांत परीक्षा, टर्म एंड एग्जामिनेशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसको तो आपसे सभी से बनना चाहिए दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे फॉर्मेटिव बोलते हैं, और ये सत्र भर चलते रहता है। योग्यात्मक मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। इसका सही आंसर यही होगा, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये है, जो कि सत्र के अंत में होता है, जिसको रिजल्ट जारी करने के लिए किया जाता है या ग्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान छात्रों से पूछकर उनके संशयों को तुरंत दूर करना किस प्रकार का मूल्यांकन है। योग्यात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, या बाह्य मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तुरंत सुधार, इमीडिएट फीडबैक, है ना, इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही हो सकता है पॉसिबल। इसमें शिक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे में क्या परेशानी है, छात्र को उनकी समझ क्या नहीं आया है, उसी समय अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करके उसे समझाने का प्रयास करते हैं। और इसका उद्देश्य छात्रों को अंक या ग्रेड देना नहीं, बल्कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। जबकि ग्रेडिंग करना या अंक देना किसका काम था, समेटिव असेसमेंट का। लेकिन अभी प्रश्न में पूछ करके तुरंत उसका निदान कर दे रहे हैं, उनको समझा दे रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में किस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। केवल प्रतिशत प्रणाली, या फिर 10 पॉइंट लेटर ग्रेडिंग प्रणाली, जैसे 0 A+, A B+ आदि, या फिर केवल पास या फेल, या अंकों का कोई प्रावधान नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS में आपका ग्रेडिंग किया जाता है ना। 10 पॉइंट लेटर ग्रेडिंग, जैसे कि 10 पॉइंट लेटर ग्रेडिंग मतलब आपका O हो गया, A+, A B+ आदि, ये सब का उपयोग किया जाता है। अभी UGC में भी इस नियम के अनुसार जो पारंपरिक प्रतिशत प्रणाली थी, परसेंटेज सिस्टम, उसको हटा करके पारदर्शी और आधुनिक ग्रेडिंग सिस्टम का लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब होता है आपका 10 आउट ऑफ 10, मतलब समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग। ठीक है, A+ मतलब होता है दोस्तों 9 नंबर, जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट। A मतलब होता है आपका 8 नंबर, जो कि वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड हो गया। और B+ मतलब होता है सामान्य, मतलब आपका अच्छा, गुड। ठीक, अब B मतलब ये नंबर कितना हो गया, 7 नंबर। 7 नंबर से नीचे जैसे 6 नंबर में आएंगे तो वो आपके एवरेज के श्रेणी में आ जाएगा। 5 नंबर, ये भी आपका क्या हो जाएगा,
बिलो एवरेज, ये अबव एवरेज है, ये आपका बिलो एवरेज है। ठीक है। और वही बात 4 नंबर वाला जो है वो जस्ट पास कहलाता है दोस्तों, जो कि एफ की श्रेणी में आएगा। ग्रेडिंग की बात हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बी प्लस तक बताया था, वो 7 नंबर तक। 6 नंबर वाला जो है, जो अबव एवरेज है, वो आपका आ जाएगा दोस्तों बी में आ जाएगा, जबकि ये B+7 वाला था। बी के बाद आपका देखेंगे तो सी आ जाएगा 5 नंबर वाले को, और 5 नंबर के बाद आप देखेंगे तो जो उत्तीर्ण हो रहा है, पास हो रहा है, सिर्फ वो पी में आएगा। ठीक है। और जो फेल वाला है, एफ की श्रेणी में आता है, उसको 0 नंबर वाला है। ठीक है, ये फेल हो जाएगा दोस्तों। और ए बी मतलब होता है आपका अपसेंट। तो आजकल यही ग्रेडिंग सिस्टम किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, इसे फॉलो किया जा रहा है दोस्तों। सीबीसीएस के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको बता देता हूँ। आपका एसजीपीए और सीजीपीए, ये सब आप यदि आपने इंजीनियरिंग किया होगा तो आपको सीजीपीए और एसजीपीए ये सभी चीज़ें देखने को मिली होंगी। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट या आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम, और साथ ही साथ आपका क्रेडिट सिस्टम भी होता है। ठीक है, चलिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अनुकूली परीक्षण, एडाप्टिव टेस्टिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है, परीक्षा का प्रश्न छात्र के पिछले उत्तर की शुद्धता के आधार पर कठिन या सरल हो जाता है, सभी छात्रों को एक जैसे प्रश्न मिलते हैं, कंप्यूटर स्वतः ही बंद हो जाता है, या इनमें से समय की सीमा नहीं होती। देखिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये एक ऐसी परीक्षा है जहां छात्र के पिछले उत्तर की शुद्धता के आधार पर कठिनाई या सरल हो जाता है प्रश्न जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अनुकूली एडाप्टिव टेस्टिंग कैसे काम करता है? देखिए, ये प्रक्रिया जो है एक स्मार्ट एल्गोरिदम पर काम करती है। ठीक है, एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, बहुत सारे नियम आपका जो ऑपरेशंस लगाते हैं, एल्गोरिदम पर काम करता है, जिसे आप समझ सकते हैं 3 प्रकार का लेवल है। पहला तो आपका मीडियम लेवल है ना, शुरुआत में इसको मीडियम लेवल रखते हैं। परीक्षा की जो शुरुआत सभी छात्रों के लिए एक मध्यम एवरेज कठिनाई वाले प्रश्न होते हैं। चॉइस बेस्ड सीबीटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे आप लोग देते होंगे ऑनलाइन एग्जाम्स, खास करके जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, या आपका कोई और सेंट्रलाइज्ड जो परीक्षा होती है, उसमें किस प्रकार से पेपर सेट होता है। पहला लेवल तो मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियम जो होता है, मीडियम जो है दोस्तों ये एवरेज लेवल का होता है, एवरेज लेवल। ठीक है, सभी छात्रों को एक मध्यम एवरेज कठिनाई वाले प्रश्न दिया जाता है। दूसरा जो होता है वो आपका लेवल सेट होगा आपका सही उत्तर देने पर। यदि छात्र उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है ना, इफ करेक्ट आंसर वो देता है यदि, ठीक है, ये पूरा क्या है ना, एल्गोरिदम पर बेस्ड है दोस्तों। यदि छात्र उस प्रश्न का सही उत्तर देगा तो कंप्यूटर समझ जाता है कि छात्र क्या है, योग्य है। इसके बाद कंप्यूटर अगला प्रश्न अधिक कठिन स्क्रीन पर ला देता है। ठीक है, हार्डर प्रश्न ला देता है। और तीसरा होता है, अगर गलत उत्तर दिया, इफ रॉन्ग या इनकरेक्ट, तब ऐसे कंडीशन में छात्र प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर अगला प्रश्न आसान ईजी कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, चॉइस बेस्ड जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, इसमें अनुकूली परीक्षा जो है, अनुकूल मतलब अनुकूल स्थिति के अनुसार ये टेस्टिंग लेता है, एडाप्टिव टेस्टिंग। तो परीक्षा का प्रश्न छात्र के पिछले उत्तर की शुद्धता के आधार पर ही कठिन या सरल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन में नवाचार, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन का हिस्सा है? ऑप्शन है, OMR शीट को हाथ से जांचना, ई पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स और पीयर असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन, या परीक्षा के अंकों का गुप्त रखना, या केवल मौखिक परीक्षा लेना। देखिए, प्रश्न क्या है कि इनोवेशन इन इवैल्यूएशन नवाचार का हिस्सा है। सबसे बेस्ट देखा जाए दोस्तों, बेहतरीन हिस्सा आपका ई पोर्टफोलियो हो गया, रूब्रिक्स हो गया और पीयर असेसमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आधुनिक जो शिक्षण तकनीक है, और जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, ऐसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी या छात्र केंद्रित और डिजिटल बनाने की प्रक्रिया को ही नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो ई पोर्टफोलियो आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ये छात्र के पूरे सत्र का काम करता है। ये जो पोर्टफोलियो है ना, पूरे साल भर का जो सत्र का है उसका काम को रखता है, प्रोजेक्ट्स को रखता है, उसकी उपलब्धि को एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखता है। और इसमें केवल एक परीक्षा के नंबर नहीं बल्कि पूरे साल की जो है प्रगति है उसको दिखाता है ये। जबकि रूब्रिक्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है दोस्तों, मूल्यांकन मानदंड है। इसमें पहले से तय होता है कि असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के किस हिस्से, जैसे आपको प्रस्तुति हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, शोध किया आपने है ना, रिसर्च या लिखावट, उस पर कितने अंक मिलेंगे, इसके पश्चात ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रूब्रिक्स क्या एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मूल्यांकन मानदंड है। इसमें पहले से तय होता है कि इसमें कितने नंबर हैं। पीयर असेसमेंट जिसको बोलते हैं सहकर्मी मूल्यांकन, इसमें छात्र एक दूसरे के काम का मूल्यांकन करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं। इससे पीयर मतलब क्या हो गया दोस्तों, साथी उसका है ना। तो सहकर्मी जो साथ में होते हैं एक दूसरे के छात्र, वो मूल्यांकन करते हैं एक दूसरे का और फीडबैक देते हैं, और इससे छात्रों में आलोचनात्मक आपका जो सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। तो ये आपका नवाचार का मुख्य हिस्सा है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण जिसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
मुख्य रूप से उद्देश्य पूछ रहे हैं माइक्रो टीचिंग का, छात्रों को बहुत छोटी कक्षाओं को पढ़ाना। ऑप्शन बी, विशिष्ट शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल का विकास करना, पाठ्यक्रम को बहुत तेजी से समाप्त करना या केवल परीक्षा देना। शुरू के ए सी डी खत्म है, रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। देखिए, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट शिक्षण कौशल जो टीचिंग स्किल है इसका विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भावी शिक्षक होंगे या आपका छात्र अध्यापक जो स्टूडेंट टीचर होता है उसमें विशिष्ट शिक्षण कौशल है ना, जो टीचिंग की जो स्किल है उसका विकास करना होता है। अध्यापक को बेहतर और कुशल शिक्षक बनाने की एक ये ट्रेनिंग तकनीक है। और इसका आविष्कार भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1963 में हुआ था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी आप याद रखिएगा, आपको बता देता हूँ। तो माइक्रो टीचिंग के मुख्य उद्देश्य विशेषताएं में से आपकी एक विशेषता मैंने बता दिया कि एक समय में एक कौशल, वन स्किल एट वन टाइम। शिक्षक बनने के लिए कई कौशल की जरूरत होती है, जैसे प्रश्न पूछना या आपको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना या इंटरेक्टिव बोर्ड का इस्तेमाल करना, है ना, प्रस्तावना कौशल हो गया, उसको समझाना। तो माइक्रो टीचिंग में एक समय में केवल एक ही कौशल के अभ्यास को पूरा ध्यान दिया जाता है और समय और संख्या को कम होना। देखिए, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक वास्तविक कक्षा नहीं होती, इसमें स्वयं छात्रों की संख्या और पाठ्य सामग्री तीनों का एक छोटा रूप कर दिया जाता है। ठीक है। और माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत क्या आएगा, आपका फीडबैक भी लेना, इमीडिएट फीडबैक लेना। पढ़ाने के तुरंत बाद सुपरवाइजर या जो आपके सहपाठी होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ कमी रह गई या इसमें कमियों को तुरंत सुधारा भी जाता है। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग ये आपका ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो टीचर बनते हैं उसके लिए, और ये टीचिंग स्किल्स का इसमें विकास करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या होता है, छात्र कक्षा में सोते हैं, छात्र व्याख्यान या कंटेंट घर पर ऑनलाइन देखते हैं और कक्षा में आकर समस्या समाधान अभ्यास करते हैं, या फिर शिक्षक कक्षा में नहीं आते या पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट होता है। तो ऑप्शन नंबर कक्षा में सोते हैं तो गलत हो गया, शिक्षक कक्षा में नहीं जाते ये भी गलत है, फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षक जाते हैं, पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट होता है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, छात्र व्याख्यान या कंटेंट घर पर ऑनलाइन देखते हैं और कक्षा में आकार समस्या समाधान अभ्यास करते हैं। ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो है ये छात्र व्याख्यान लेक्चर्स या जो कंटेंट घर पर ऑनलाइन देखते हैं और कक्षा में आकर समस्या समाधान उसका अभ्यास करते हैं। इस शिक्षण पद्धति को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्टी कक्षा। उल्टी कक्षा क्यों हो रहा है दोस्तों, देखिए छात्र जो है व्याख्यान या कंटेंट घर पर ऑनलाइन देख रहे हैं और कक्षा में आकर समस्या का समाधान कर रहे हैं, जबकि मतलब आपका नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है आपका कि घर पर चीज़ों को मतलब स्कूल पर चीज़ों को पढ़ाई जाती है, वो ऑनलाइन देखते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं और घर में आके समस्या समाधान करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत आपका जो उल्टी कक्षा जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसमें छात्र व्याख्यान या कंटेंट घर पर ऑनलाइन देखते हैं और कक्षा में आकर समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल वे में आपको बता दें, शिक्षक क्लास में लेक्चर देते हैं, नया विषय पढ़ाते हैं और छात्र घर जा करके होमवर्क करके ला के आते हैं। लेकिन आपका फ्लिप्ड क्लासरूम में घर पर छात्र शिक्षक द्वारा भेजे गए जो वीडियो है, एनिमेशन या नोट्स को घर पर ही कंप्यूटर मोबाइल पर आराम से देख सकते हैं। और क्लास में जैसे वर्तमान में अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ये आप एक प्रकार से आप घर में देख रहे हैं। यदि मान लीजिए कल की डेट में मैं आपको बोलूँगा कि टेस्ट आपको देना है, तो टेस्ट देने के लिए आप मान लीजिए किसी निर्धारित स्थल पर आते हैं या जो भी माध्यम चुनते हैं, तो वो आपका फ्लिप क्लासरूम का एक हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पे छात्र शिक्षक द्वारा भेजे गए वीडियो, एनिमेशन या नोट्स को घर पर ही कंप्यूटर मोबाइल पर आराम से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और क्लास में जा करके कीमती समय लेकर आपके लेक्चर सुनने में बर्बाद नहीं करते, वहाँ पर वो डायरेक्टली जा करके उस कठिन सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, शिक्षक की मौजूदगी में अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा चीज़ है दोस्तों, समय का सही बचत है और इसमें आपका क्वालिटी चीज़ें मिल पा रही है। नेक्स्ट है परामर्श काउंसलिंग जो होते हैं और निर्देशन गाइडेंस। परामर्श काउंसलिंग और निर्देशन गाइडेंस का शिक्षण में क्या महत्व होता है, ये छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, ये केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है, इससे छात्रों की में फीस कम होती है, या केवल शिक्षकों के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ठीक है। देखिए, काउंसलिंग और जो आपका गाइडेंस है, परामर्श और जो निर्देशन है, ये दोनों प्रक्रिया छात्र के सर्वांगीण विकास जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस में आपका काउंसलर की आजकल नियुक्ति की जाती है सभी जगह, और एक निर्देशन की भी नियुक्ति की जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए निर्देशन और गाइडेंस में अंतर क्या होता है। निर्देशन जो होता है, जो गाइडेंस होता है, ये व्यापक होता है, ब्रॉड होता है, और इसमें करियर जो है, विषयों का चुनाव और सामान्य जीवन से जुड़ी सलाह दी जाती है। लेकिन परामर्श जो होता है दोस्तों, काउंसलिंग, ये गहन और विशिष्ट होता है। इसमें आपका मानसिक है ना, भावनात्मक, गंभीर व्यक्तिगत समस्या इसके समाधान किया जाता है दोस्तों। तो स्कूल में आजकल मैंडेटरी कर दिया गया एक काउंसलर की नियुक्ति करना।
काउंसलर आपका 1 से 2 अपॉइंट किया ही जाता है दोस्तों। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो काउंसलर का पद वहाँ पर होता है, या आपका कॉलेज हो वहाँ पे भी आपके काउंसलर के पद होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? गहन और विशिष्ट मतलब इसका मतलब कारण है ना। इसमें मानसिक, बच्चे के मानसिक हो गया, उसकी भावनात्मक या गंभीर व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान करने के लिए काउंसलर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ छात्रों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में ये मदद करता है काउंसलर और गाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम में मनोप्रेरणा क्षेत्र, जिसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है दोस्तों? अधिगम में मनोप्रेरणा क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? ज्ञान और बुद्धि से, भावनाओं और दृष्टिकोण से, शारीरिक कौशल गतिविधियों और तकनीकी संचालन से, या केवल सुनने से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक कौशल गतिविधियां और तकनीकी संचालन। ठीक है, देखिए साइकोमोटर डोमेन का संबंध शारीरिक कौशल गतिविधियां और उसके तकनीकी संचालन है ना। सरल शब्दों में कहा जाए तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना भी कहा जाता है। ठीक है, आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा था, उसमें जो बेंजामिन ब्लूम जो आपके शिक्षा शास्त्री थे, है ना, उन्होंने बताया था कि सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य आपके क्षेत्र होते हैं, जिसे 3HS नाम दिया था। 3HS में पहला H जो होता है दोस्तों हेड, दूसरा होता है आपका हार्ट, और तीसरा होता है आपका हैंड। ठीक है, देखिए पहला जो आपका हेड होता है, इसमें आपका ज्ञान, बुद्धि और मानसिक क्षमता जैसे सोचना, याद करना, है ना, समझना, ये सब होता है। और ये किसके अंतर्गत आएगा? कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आएगा। जो हेड है आपका वो कॉग्निटिव डोमेन आपके डोमेन के अंतर्गत आएगा, है ना, जैसे गणित का सूत्र याद करना या किसी चीज़ को थ्योरी को समझना। दूसरा है आपका जो हार्ट है वो आएगा आपका भावनात्मक क्षेत्र, है ना, भावनाओं से संबंधित दृष्टिकोण या किसी के मूल्यों को समझना, है ना, एथिक्स हो गया, इसके अंतर्गत आएगा प्रेरणा, ये सभी आएगा। जैसे आपके अंदर देशभक्त की भावना होगी, है ना, बड़ों का आदर करने का, आपका सम्मान करने का आदर, ये आपकी भावना होगी। तीसरा है दोस्तों हैंड की बात करें जाए तो आपका हो गया यहाँ पर जो आपका शारीरिक कौशल है, जैसे गतिविधि और तकनीकी संचालन में हाथ पैरों का आपका समन्वय कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। मतलब कि आपका क्रियात्मक क्षेत्र हो गया, साइकोमोटर डोमेन हो गया। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का प्रश्न था दोस्तों कि साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत क्या आ रहा है? शारीरिक कौशल गतिविधियां और तकनीकी संचालन। तो बेंजामिन ब्लूम ने आपका 3HS दिया था आपका सीखने की आपकी प्रक्रिया की। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के 3 क्षेत्र 3HS इसने दिया था। अगर ये प्रश्न आ गया तो याद रखेंगे बेंजामिन ब्लूम ने दिया था दोस्तों लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है, हेड में आपका कॉग्निटिव हिस्सा, दूसरा हार्ट आपका इमोशनल हो गया, और तीसरा हैंड जो हो गया आपका साइकोमोटर शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूब्रिक्स का उपयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है? आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन है छात्रों की हाजिरी लगाने के लिए, सत्रीय कार्यों को प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के लिए, स्पष्ट मानदंड तय करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको बता दिया दोस्तों भी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है रचनात्मक क्रिएटिविटी का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्स थिंकिंग, है ना। क्रिएटिविटी का संबंध अपसारी चिंतन से, डाइवर्स थिंकिंग से। रचनात्मक लोग हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, है ना। वह किसी भी समस्या को केवल एक बंदा बनाया जो समाधान है खोजने के बजाय कई अलग अलग और अनेक रास्ते खोजते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपसारी चिंतन के हिस्से में आएगा दोस्तों, डाइवर्स थिंकिंग के अंदर, जहाँ एक ही समस्या के कई अलग अलग और रचनात्मक समाधान खोजते हैं। ये दिशाहीन होता है और ओपन एंडेड होता है। ठीक है, क्या होगा? दिशाहीन होगा दोस्तों, है ना, और ओपन एंडेड होगा, खुला होगा, जबकि ये होगा क्लोज्ड एंडेड। कौन सा आपका? डाइवर्स थिंकिंग को भी समझ लेते हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं पहले डाइवर्स थिंकिंग का। अगर दुनिया मान लीजिए सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो इसके असीमित उत्तर हो सकते हैं। पानी खत्म होगा तो क्या होगा? जीवन खत्म हो जाएगा, या कहीं और जाकर के इंसान पानी की खोज करने चले जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ अपसारी चिंतन की, तो अपसारी चिंतन में आपका इसमें इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, चारों तरफ से ध्यान समेट कर केवल एक ही सही पर, मतलब एक ही उत्तर पर ही इसमें फोकस किया जाता है। कन्वर्ज होता है फोकस, देखिए आपने कन्वर्जेंस लेंस, डाइवर्जेंस लेंस पढ़ा होगा साइंस में भी। तो डाइवर्ज हो रहा है मतलब ये खुल रहा है, फैल रहा है, ओपन है। वहीं कन्वर्जेंट मतलब सिकुड़ रहा है एक ही जगह, है ना। तो यहाँ पर एक ही आंसर पर पहुंचना है दोस्तों, तथ्यों पर आधारित होता है, क्लोज एंडेड होता है ये चीज़। ठीक है, और इसमें आपके एक ही उत्तर निकल करके आएगा, है ना। गणित का सवाल इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गणित का सवाल का अगर सॉल्व करेंगे तो उसका एक ही रिजल्ट आएगा, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम से संबंध में सत्य है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम के संबंध में सत्य है? शिक्षण के बिना अधिगम बिल्कुल संभव नहीं। ऑप्शन बी है, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य हमेशा अधिगम को सुगम बनाना होता है। शिक्षण और अधिगम दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, या फिर अधिगम केवल कक्षा के भीतर होता है। देखिए, अधिगम केवल कक्षा के भीतर तो पॉसिबल है, लेकिन अधिगम केवल बोल रहा है दोस्तों, ये तो केवल कक्षा के भीतर बोल रहा है, कक्षा के बाहर भी होता है। लर्निंग तो हर समय इंसान करता है, जरूरी नहीं कि वो कक्षा में ही रह कर सीखे। दूसरा है, शिक्षण और अधिगम दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। नहीं, शिक्षण और अधिगम दो अलग अलग दिशाओं में नहीं, बल्कि एक ही दिशा में चलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण के बिना अधिगम बिल्कुल संभव नहीं। नहीं, ज़रूरी नहीं कि टीचिंग के बिना ही आपका अधिगम हो सके। ठीक है, कुछ लोग बिना आपके टीचिंग के भी मतलब सीख लेते हैं। आंसर इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य हमेशा अधिगम को सुगम बनाना ही है। ठीक है ना? शिक्षण का आपका जो अंतिम उद्देश्य होता है, हमेशा अधिगम को सुगम बनाना है, फैसिलिटेट बनाना होता है। शिक्षण पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया केवल तभी सार्थक मानी जाती है जब शिक्षार्थी छात्र के लिए सीखने का या आपका ग्रहण जो उनका ज्ञान होता है ग्रहण करने के लिए उसका रास्ता आसान बना दे या सुलभ बना दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे ने कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए, है ना, ज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे ने कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई है? 2, 4, 3, 5। तो जीन पियाजे, आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, जिसमें उन्होंने 4 मुख्य अवस्थाएं बताई थी। 4 मुख्य, ये चारों अवस्था जो है दोस्तों बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए चरणों को दर्शाता है कि परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ तो याद रखिएगा, प्रश्न हमेशा पूछता है, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती हो, सीटेट हो, या आपका सीडीपी वाला सेक्शन कभी भी आए, ये 4 अवस्था में से पूछते ही है प्रश्न एक न एक बार। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी संवेदी पेशीय अवस्था। ये आपका 0 to 2 ईयर के चाइल्ड के बीच में देखने को मिलता है। बच्चा अपनी जो इंद्रियां हैं, जैसे कि उसका, है ना, सेंस करता है, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। इसमें वस्तु आपका जो स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है दोस्तों, पहला चीज़। दूसरा जो है आपका, उसको याद रखेंगे, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंसेस करते हैं ना, सेंसेस करता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं पहले वाले में। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसके आँख, नाक, कान, शारीरिक जो क्रिया होता है, लिख देता हूँ शारीरिक क्रिया। ठीक है, प्रश्न पूछता ही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका है इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जीन पियाजे के 4 स्टेज, ठीक है, बच्चे के विकास के लिए। इसमें आपका बच्चा जो होता है वो 2 to 7 ईयर का होता है दोस्तों। ठीक, और इसमें बच्चा भाषा सीखने लगता है। क्या सीखने लगता है? भाषा सीखने लगता है ना। भाषा सीखेगा, आपका जो साइंस है ना, प्रतीक है, उसका इस्तेमाल करेगा, प्रतीक का उपयोग करेगा। ठीक, और उस उम्र में उसमें अहम केंद्रित जो होती है, ईगो सेंट्रिज्म, है ना, अहम केंद्रित मतलब मैं ही सब कुछ हूँ या मुझे ही फोकस करना है, ये सभी होता है अहम केंद्रित या क्या बोलते हैं इसको, ईगो सेंट्रिज्म, है ना। और साथ ही साथ आपका एनिनिज्म, जिसे बोलते हैं सजीववाद, ये गुण होता है बच्चे में, एनिमिज्म, ये पाया जाता है दोस्तों। ठीक, ठीक है। तीसरा अवस्था जो होता है उसे बोलते हैं दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसमें बच्चा जो होता है 7 से 11 ईयर्स का होता है दोस्तों, और बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है जिन्हें वो देख सकता है ना। मतलब कि चिंतन करना शुरू करेगा, ये चिंतन करेगा जिसे वो देख सकता है, या आपका जिसे उसके बारे में जानकारी है। इसमें संरक्षण, कंजर्वेटिज्म और वर्गीकरण समझ आ देती है। क्या होता है आपका कंजर्वेशन जो हो गया और समझ आ जाती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कितने साल के बच्चे, 7 से 11 साल के बच्चे में समझ आ जाती है दोस्तों। और चौथा जो होता है ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं दोस्तों औपचारिक, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक
अवस्था, ये जो है 11 साल से अधिक, 11 ईयर से ज़्यादा के बच्चे में देखने को मिलता है दोस्तों। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें किशोर अमूर्त जो होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट बात, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्विंग करने लगेंगे, काल्पनिक स्थिति या जटिल समस्याओं या तार्किक चिंतन की समझ इसमें विकसित हो जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 मतलब 4th स्टेज में। तो ये ज्ञानात्मक विकास के ब्याजे के आपके कितने मुख्य अवस्था हो गए, 4 अवस्था हो गए दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षण में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है कक्षा या विद्यालय की तत्कालिक समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना, या फिर वैश्विक सिद्धांतों का निर्माण करना, या केवल इतिहास का अध्ययन करना, या छात्रों की आर्थिक स्थिति जांचना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कक्षा या विद्यालय की तत्कालिक समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना। ठीक है, एक्शन रिसर्च आपका क्या है, कक्षा या विद्यालय की तत्कालिक समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना। ठीक है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक या आपका जो प्रिंसिपल हो गया, प्रधानाचार्य, या स्कूल का जो मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन हो गया, अपनी रोजमर्रा की जो व्यवहारिक समस्याओं का इन लोग वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य किसी बड़े वैश्विक सिद्धांत का निर्माण करना नहीं होता, बल्कि अपना कक्षा या स्कूल के स्तर पर आ रही जो समस्या है उसका तुरंत समाधान करना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होगा? छात्रों के अनुत्तीर्ण करने पर, अधिगम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देने पर, या सत्रांत परिणाम घोषित करने पर, या केवल रैंकिंग तय करने पर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देने पर। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है ये आपके मुख्य रूप से अधिगम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देने पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, अब ये निर्माणात्मक जो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये एक प्रकार का दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलने वाला मूल्यांकन होता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलने में मुझे कठिनाई हो रही थी। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लगातार चलने वाली मूल्यांकन है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंक देना या पास करना नहीं होता, बल्कि ये पता लगाना होता है कि छात्र कैसे सीख रहे हैं और उनके सीखने की गति व उनका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में अनुशासित नहीं रहता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके इस व्यवहार के अंतर्निहित कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, जी बिल्कुल। उसे तुरंत प्रचार के पास भेजेंगे, नहीं करना चाहिए। उसके माता पिता की शिकायत करनी चाहिए, नहीं। देखिए छात्र के इस दुर्व्यवहार के पीछे इसके वास्तविक कारणों का ही पता लगाना है ना, मुख्य रूप से इसका मुख्य काम है किसका, शिक्षक का, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिक्षा मानव ज्ञान के अनुसार बिना कारण जाने दी गई जो कोई भी सजा या निर्देश अप्रभावी होती है दोस्तों। कारणों की खोज करना, सबसे पहले अकेले में छात्र से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वह किसी पारिवारिक समस्या या मानसिक तनाव या अधिगम अक्षमता, जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, से जूझ तो नहीं रहा है ना। पाठ्यक्रम की समीक्षा भी जानना उससे ज़रूरी है। कई बार छात्र तब अनुशासनहीनता करते हैं जब उनके पास जो जो पाठ बहुत कठिन लगता है ना, उसे पढ़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, उन लोग इच्छा नहीं रहता है उनका, या कक्षा में बोर हो रहे होते हैं, तो शिक्षक को अपनी इस शिक्षण पद्धति में क्या करना पड़ता है, पद्धति में बदलाव करना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, टीम शिक्षण, टीम टीचिंग की मुख्य विशेषता क्या है? छात्र मिलकर एक टीम बनाते हैं और पढ़ते हैं, या दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही छात्र समूह के लिए योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, या शिक्षक केवल खेल के मैदान में पढ़ाते हैं, या केवल एक ही शिक्षक पूरी संस्था को संभालता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दो से अधिक शिक्षक मिलकर के एक ही छात्र समूह के लिए योजना बनाते हैं और उसे पढ़ाते हैं। टीम शिक्षण की मुख्य विशेषता यही है दोस्तों, है ना। अब देखिए टीम टीचिंग क्या है, अगर तो देखिए टीम टीचिंग जो है आपका एक प्रकार का आपका सहयोगात्मक, जिसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव शिक्षण पद्धति है। इसमें दो से अधिक शिक्षक अपनी अपनी जो विशेषज्ञता है, जिसमें एक्सपर्टाइज हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है उस चीज़ के लिए, और जो कौशल होते हैं और जो संसाधन है उसको मिलाते हैं दोस्तों। ये सभी चीज़ें मिलकर एक ही कक्षा या छात्रों का जो समूह होता है उसको पढ़ाने की योजना बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं और छात्रों का मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, टीम टीचिंग, टीचर्स लोग मिल करके छात्र के समूह को पढ़ाने के लिए या उनको समझाने की योजना बनाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आएगा ही आएगा दोस्तों। अन्वेषक विधि के जनक कौन है? जेस आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डेवी, किलपैट्रिक या स्किनर? तो इसे मैं आपको अपने लेक्चर वाली वीडियो में भी कराया था दोस्तों क्लास में। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेरिस्टिक शब्द का जो शब्द है दोस्तों, उसमें मुख्य मतलब होता है खोजना। ठीक है, और इसका मुख्य सिद्धांत इस विधि में है कि छात्र को एक खोजकर्ता या वैज्ञानिक डिस्कवरर की भूमिका में रखा जाता है। शिक्षक छात्र को सीधे कोई ज्ञान या उत्तर नहीं देता, बल्कि उसी परिस्थितियां बनाता है, ऐसी परिस्थिति बनाता है जहां छात्र खुद सोच करके, प्रयोग करके और समस्याओं का समाधान ढूंढ कर सीखता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है ना, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करना, या तर्क शक्ति उनका बढ़ाना, और आत्मनिर्भरता का भी विकास करना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या पावलोव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग या जिसके बोलते हैं हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन, इसका सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम लर्निंग है दोस्तों, ये उनके द्वारा एक प्रयोग किया गया था, या उनका एक सिद्धांत था। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आपका क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंध। ठीक है, इस पर आधारित है, इसी पर आपका प्रोग्राम लर्निंग आधारित है दोस्तों। अब ये देखिए, ये सिद्धांत है छोटे पदों का सिद्धांत बोल सकते हैं इसे। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों या फ्रेम में बांटा जाता है, और इमीडिएट फीडबैक के लिए भी इसको यूज़ करते हैं दोस्तों। छात्र को हर सही उत्तर पर तुरंत पुनर्मनन, री देना या फीडबैक मिलता है, जिससे उसका क्या होता है? उत्साह बढ़ता है। तो एक प्रकार से ये प्रोग्राम लर्निंग हुआ दोस्तों। ठीक है, B.F. स्किनर ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का गुण है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, निरंकुश पद्धति या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, लचीलापन की बात हो रही है, मतलब ये आपका जो है शिक्षार्थी केंद्रित की बात कर रहा है दोस्तों। लचीलापन किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? शिक्षार्थी केंद्रित है। देखिए, इस पद्धति का केंद्र में छात्र होता है, क्योंकि छात्र जो है वो सीखने की गति, उसकी रुचि, उसकी जो क्षमता या उसका जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है हर छात्र का, है ना। इसलिए शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में समय सारणी और जो मूल्यांकन है उसके तरीकों में क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए, लचीलापन रखना चाहिए, ताकि वह हर बच्चा आसानी से सीख सके। इसलिए ये शिक्षार्थी केंद्रित होती है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है केवल अमीर छात्रों को पढ़ाना, बिना किसी शुल्क और कॉपीराइट बाधाओं के सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, इंटरनेट को बंद करना या पुस्तकों की बिक्री बढ़ाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बिना किसी, है ना, सभी जो विद्यार्थी हैं या सभी छात्र हैं उनको बिना किसी शुल्क और कॉपीराइट बाधाओं के सभी को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। किसका? OER का। OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, खुला है दोस्तों, मतलब किसी के लिए यहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा, सभी शिक्षार्थियों के लिए बिना किसी शुल्क और कानूनी बाधा के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री का एक समान पहुंच सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे OER के मुख्य उद्देश्य की विशेषताएं हैं आपका, एक तो निःशुल्क उपलब्धता, दूसरा संशोधन और पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता होती है इन्हें, और सभी को समान और समावेशिता, इक्विटी और इंक्लूजन की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है MOOC, MOOC के संदर्भ में अतुल्यकालिक एसिंक्रोनियस अधिगम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है छात्र और शिक्षक का एक ही समय पर लाइव होना अनिवार्य है, दूसरा छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो और सामग्री को देख सकता है, या केवल लिखित परीक्षा देना या बिना कंप्यूटर के पढ़ाई करना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो या सामग्री को देख सकता है। ठीक है, आपका जो MOOC है, MOOC में इसकी मुख्य बातें क्या गई है ना। पहला तो आपको नो लाइव क्लास होगा, मतलब किसी प्रकार का आपका लाइव क्लास नहीं होगा, इसमें कोई भी लाइव लेक्चर नहीं होता जिसे फिक्स टाइम पर अटेंड करना ही पड़े। जैसे कि मेरा ये वीडियो हो गया दोस्तों, आप इसे अभी भी देख सकते हैं, ये कुछ देर बाद भी देख सकते हैं, पर हाँ, जब भी डल रहा है वीडियो तो कोशिश करें कि उसी दिन देख लें, इससे आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि देखना है करके, और यदि एक बार छूटा मतलब कि ये वीडियो हमारा देखना आपका छूट ही जाएगा। इसलिए कंटिन्यूसली आप सतत देखते रहेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर। एक प्रकार का ये रिकॉर्डेड कंटेंट है, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ,
है ना। पढ़ाई के लिए पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस, रीडिंग में मटेरियल्स और क्विजेस इसमें दिए जाते हैं दोस्तों। मैं अपने वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये MOOC की बात कर रहा हूँ। MWC क्या होता है? MWC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है आपके लिए। जैसे ये मेरा वीडियो है आपके फ्लेक्सिबल, अपने अनुसार आप लोग समय निकाल करके पढ़ते हैं। कोई रात में पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है, कोई सुबह उठ के पढ़ ले रहा है, या कोई काम करते पढ़ते पढ़ ले रहा है। ये जिसको नोट्स नहीं बनाना है वो PDF के माध्यम से PDF खरीद करके PDF से देख ले रहा है, और रिकॉर्डिंग को बाद में देख ले रहा है ना। या रिकॉर्डिंग देख लिया है, बाद में PDF में अपना हाईलाइट कर ले रहा है। तो ये हो गया दोस्तों, ये सभी चीज़ें मुख्य क्या है आपके यहाँ पर, उसके मुख्य बातें हैं, की फीचर्स एक प्रकार का। सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी इसमें, आप अपनी सिखाने की रफ्तार खुद तय करता है ना। बच्चा क्या है, सीखने की जो रफ्तार है वो खुद तय करेगा। आप भी जैसे कर रहे हैं, किसी टॉपिक को जल्दी खत्म कर सकते हैं, या किसी को बार बार वीडियो देख करके भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समानुभूति जिसे बोलते हैं एम्पैथी, एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत आवश्यक है दोस्तों। छात्रों को डराने के लिए? गलत बात। छात्रों की समस्याओं और भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझने के लिए? बिल्कुल सही। केवल कक्षा में शांति बनाने के लिए? गलत। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए? तो और गलत है दोस्तों, है ना। देखिए, एम्पैथी जो होता है, समानुभूति होता है, एक शिक्षक के लिए सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि उसकी सफल शिक्षण, जो सक्सेसफुल टीचिंग की बुनियादी है। समझ रहे हैं? एक शिक्षक के पास एम्पैथी होती है तो वो क्लासरूम के पूरे माहौल को बदल देता है। एक शिक्षक के लिए समानुभूति का होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता है और उनकी परिस्थितियों को समझना टीचर का ही काम है ना। उनका व्यवहार को समझेगा, उनकी जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है, निजी समस्या है, उसको देखेगा, सुरक्षित और एक प्रकार का भरोसेमंद माहौल बनाएगा वो। ठीक है, बेहतर पढ़ाई और रिजल्ट के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए भी वो काम करेगा। ठीक है, बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस का भी विकास करेगा। तो ये एक प्रकार का आम शिक्षक के लिए सिलेबस खत्म करना का काम नहीं होता, बल्कि एक समानुभूति जो एम्पैथी रखने वाले शिक्षक बच्चों को क्या होता है दोस्तों, जीवन बदल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है केवल लंबी परीक्षाएं लेना, या फिर शैक्षिक स्कॉलिस्टिक और सह शैक्षिक को स्कॉलिस्टिक दोनों बच्चों का मूल्यांकन करना, या पूरे देश में एक ही परीक्षा कराना, या अधिक अंक देना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इसमें आपका शैक्षणिक जो आपका स्कॉलिस्टिक होता है और सह शैक्षिक को स्कॉलिस्टिक दोनों बच्चों का मूल्यांकन करना होता है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका अर्थ है ना, शब्द का अर्थ बच्चे के विकास के सभी बच्चों का मूल्यांकन करना है। शैक्षिक पक्ष हो गया जिसमें स्कॉलिस्टिक होता है, इसमें छात्र के विषय ज्ञान हो गया, जैसे गणित हो गया, है ना। इसमें जैसे गणित हो गया, आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, या भाषाओं में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि को स्कॉलिस्टिक क्या होता है दोस्तों, इसमें छात्र के जीवन कौशल, जैसे लाइफ स्किल कैसे है, उसका दृष्टिकोण, उसका मूल्य, उसका खेल कूद हो गया, संगीत, कला इत्यादि गतिविधियों में उसके व्यवहार और विकास का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो एक हो गया CCE में कॉम्प्रिहेंसिव है दोस्तों, तो याद रखेंगे शैक्षिक भी होता है और सह शैक्षिक भी होता है, स्कॉलिस्टिक भी होता है, को स्कॉलिस्टिक भी होता है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफर का क्या लाभ होता है? छात्र एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में अपनी अर्जित क्रेडिट ट्रांसफर कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, या फिर छात्र को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ती, या छात्र को पढ़ना नहीं पड़ता, या केवल शिक्षकों के लिए है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए। छात्र एक विश्वविद्यालय से, कॉलेज से दूसरे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में अपने अर्जित क्रेडिट ट्रांसफर करके पढ़ाई जारी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर का यही आजकल लाभ है। क्रेडिट ट्रांसफर का मुख्य लाभ यही है दोस्तों, समय की बचत। छात्र को नई, जैसे आपका यूनिवर्सिटी में नए सिरे से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, तो सीधे अगले सेमेस्टर या साल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। लचीलापन है एक प्रकार का, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। किसी भी कारण से आपका कॉलेज बदलना आसान हो जाता है, चाहे परिवार का ट्रांसफर हो या बेहतर कॉलेज का विकल्प लेना चाहे वो, या आपका मेहनत की इसकी सुरक्षा भी है एक प्रकार से। छात्र ने जो पिछले कॉलेज में जो पढ़ाई की उसका अंक हासिल किया वह बेकार नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफर का लाभ। नेक्स्ट है डिजी लॉकर या NAD का एकेडमिक मूल्यांकन में क्या उपयोग होता है? केवल फीस जमा करना, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और डिग्रियों की सुरक्षित डिजिटल प्रारूप में रखना और सत्यापित करना, या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना, या छात्रों के लिए गेमिंग ऐप्स को ब्लॉक करना। गेमिंग ऐप्स नहीं होगा, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना नहीं होगा, केवल फीस जमा करना ये भी नहीं होगा। सही तरह ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जिसमें आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और डिग्रियों को सुरक्षित डिजिटल प्रारूप में रखना और इसे सत्यापित करना होता है ना। दस्तावेज का संग्रहण, ये कक्षा जैसे आपका मान लीजिए 10वीं 12वीं इसका मार्कशीट हो गया, कॉलेज का डिग्री हो गया,
या आपका कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, इसको डिजिटल रूप में सुरक्षित करते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। अब एनएडी क्या, एनएडी भी दोस्तों ये क्या है, नेशनल एकेडमिक, इसको भी जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक, इसमें भी आपका जो एकेडमिक मूल्यांकन में मुख्य उपयोग आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसमें भी आप अपने रख सकते हैं दोस्तों। ठीक, आसान सत्यापन हो जाता है, इसमें वेरिफिकेशन हो जाता है। उच्च शिक्षण संस्थान या जो आपके जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, नियोक्ता हैं, उसके जरिए छात्रों के दस्तावेज को ऑनलाइन और तुरंत सत्यापन कर सकते हैं। कागज रहित व्यवस्था है, इसका बहुत सारे लाभ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड मुख्य रूप से किस पर आधारित है? केवल सिद्धांतों को रटने पर नहीं भाई, वास्तविक जीवन की समस्या और व्यवहारिक अनुभव पर बिल्कुल सही, शिक्षक के भाषण पर या मौन विचार पर नहीं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए, दो बातें याद रखना है। प्रोजेक्ट मेथड है दोस्तों, ये आपके चाइल्ड सेंटर मेथड के अंतर्गत आता है और इसके जो आपके खोज करता है ना, ये शिक्षा शास्त्री, इसका नाम है आपका हेनरी किलपैट्रिक। इसको पहले भी कराया हूँ, मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। हेनरी किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक है दोस्तों, है ना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये विधि पूरी तरह से छात्र केंद्रित है और इसमें छात्र सक्रिय रह करके खुद काम करके अपने अनुभव से सीखते हैं, है ना। और इसमें छात्रों को ऐसी समस्या दी जाती है जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है, ताकि वह व्यवहारिक रूप से उसका समाधान खोजना सीख सके। ठीक है, इसमें रटने का विरोध किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, इसके तहत संश्लेषण सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है किसी चीज को छोटे टुकड़े में तोड़ना, विभिन्न तत्वों या सूचनाओं को मिलाकर के एक नया समग्र रूप देना, केवल याद रखना, या त्रुटियां खोजना। देखिए, त्रुटियां खोजना नहीं है, केवल याद रखना ये भी नहीं है, किसी चीज को छोटे टुकड़े में तोड़ना ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विभिन्न तत्वों को सूचना या जो आपकी सूचना है उसको मिला करके एक नया समग्र रूप देना। वैसे भी आप देखेंगे यहाँ पे संश्लेषण मतलब कि सिंथेसिस करना दोस्तों, तो जो छोटे छोटे आपके जो सूचना है तत्व हैं उसको मिला करके एक नया समग्र रूप बनाएंगे। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण में भी बताया गया है दोस्तों कि विभिन्न तत्वों या सूचनाओं को मिला करके एक नया समग्र रूप देना ही क्या कहलाता है? आपका सिंथेसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की प्रभावशीलता को मापने का सबसे प्रामाणिक कसौटी कौन सी है? शिक्षण की प्रभावशीलता को मापने का सबसे प्रामाणिक कसौटी कौन से है? ऑप्शन है शिक्षक की उच्च शैक्षणिक डिग्री, या कक्षा की भौतिक साज सज्जा, या छात्रों के अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स और उनके व्यवहार में वांछित सुधार, या फिर पाठ्यक्रम का समय से बहुत पहले समाप्त होना। तो इसका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रभावशीलता को मापने का सबसे प्रामाणिक कसौटी है आपके छात्रों के अधिगम प्रतिफल, जो उनके लर्निंग आउटकम्स है और उनके जो व्यवहार में वांछित सुधार लाना ही मेन इसका क्या है दोस्तों? शिक्षण का प्रभावशीलता है। कहने का मतलब है छात्रों के अधिगम प्रतिफल और उनके जो व्यवहार में वांछित सुधार होता है ना। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, केवल जानकारी देना नहीं होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो, या आपका सिर्फ जानकारी प्रदान करना, या बल्कि जो छात्र का जो ज्ञान है, उसके समझ, उसका व्यवहार में जो आपका सकारात्मक बदलाव होता है, वही मेन क्या कहलाता है? मुख्य रूप से शिक्षण। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव आना, बच्चों को छात्र जो होते हैं उनका ज्ञान बढ़ना, समझ बढ़ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, सोशल सामाजिक चीज़ों को समझना, ये सभी चीज़ उसके व्यवहार से ही संबंधित है। और ये कहाँ से आती है? आपके शिक्षण से आती है दोस्तों। यदि छात्र सीख रहा है और उनके व्यवहार में सुधार हो रहा है तो शिक्षण को सफल माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके शेयर करने से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है हमें, हाउ एनी हाउ। तो आप लोग ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और मैं बता दिया हूँ, जिनको भी PDF बाय करना है, ये PDF में दोस्तों आपके लगभग 50 से अधिक मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। PDF जो है PDF फाइल के माध्यम से आपको दी जाएगी। 50 से अधिक आपका थ्योरी प्लस MCQ का यहाँ पर PDF आपको दिया जाएगा। और मेरा प्रयास है कि सिलेबस के अनुसार आपको वन लाइनर भी यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ मैं, वो भी प्रोवाइड कराऊँ परीक्षा से पहले। ठीक है, तो जिन्हें भी लेना है वो 8962530503 नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF खरीद सकते हैं दोस्तों। अभी मात्र 399 रुपीज़ हमने रखा है, और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस है दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेबस हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। बस ये PDF के चार्जेस हैं जो कि हमको एडिटर्स को देना होता है, जो टाइप करते हैं, जो लोग PDF क्रिएट करते हैं, है ना, PDF क्रिएट करते हैं और टाइप करके आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 399 रुपीज़ दिया जाता है दोस्तों।
तो जिन्हें भी लेना है वो ले सकते हैं, अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं थ्योरी और एमसीक्यू के दोनों के माध्यम से, है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास समय का अभाव रहता है, नोट्स वो साथ साथ बनाने में उनको तकलीफ होगी। 50 लेक्चर होगा, मतलब आप समझ रहे हैं 50-60 घंटे के लेक्चर्स होंगे दोस्तों। तो देख लीजिएगा, जिन्हें भी लेना हो तो वो पीडीएफ्स ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों, 399। आप अदर कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ आपको 2500-3000 रुपये का ये कोर्स मिल रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग आप लोगों से 399 की प्राइस ले रहे हैं, 399। बाकी जगह 2000-3000 रुपये आपसे लिया जाता है। मैं आपको पढ़ाने का यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जिनको रिवीजन करना है एक से अधिक बार, जो नोट्स नहीं बना सकते साथ ही साथ, वो ये बाय कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। हो सकता है वीडियो का समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। डेली हमारा प्रयास है कि हम 11 बजे सुबह आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मौसम की वजह से या कुछ और कारणवश अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो वीडियो डिले हो सकता है, पर डेली लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कभी गलती से एक दिन स्किप हो गया तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कूट वाले प्रश्न करेंगे, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।